हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और ये सक्सेस स्टोरी आपको बताएगी कि सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर। मतलब अभी बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे कि हमारी लाइफ में ये चल रहा है, प्रेजेंट में ये हो रहा है, एसपी ने ये कह दिया है या किसी ने ये कर दिया है, तो पता नहीं मेरा मैनिफेस्टेशन होगा कि नहीं होगा। इस स्थिति से मेरा मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, सर्कमस्टेंसेस तो इतने बुरे हैं, कैसे होगा, ये कैसे होगा वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलेगा। कि जैसे नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए आपके सोचने मात्र से, वैसे ही पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस भी क्रिएट हो जाएंगे आपके सोचने मात्र से। और ये सक्सेस स्टोरी आपको ये भी बताती है कि आपके स्पेसिफिक पर्सन को चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है। ऐसे ही आप हर किसी इंसान को रिक्रिएट कर रहे हो। पर जब सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक होता है, जब हमारा नज़रिया नेगेटिव होता है, तो हम बहुत जल्दी लोगों का नेगेटिव वर्जन मैनिफेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हम ये चीज़ समझते हैं कि हमारे सोचने से बहुत कुछ हो रहा है और हम इसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें टाइम लगता है, रेजिस्टेंस फील होता है, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इस सक्सेस स्टोरी को, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी के बारे में। और ऑब्वियसली आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा कि आप परसिस्ट कर पाओ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपको मोटिवेटिंग लगती है या फिर आपको कुछ सीखने को मिलता है इससे, तो आप लाइक एंड हाइप ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, उसके बाद मैं अपना पर्सपेक्टिव बताती हूँ और की लर्निंग्स बताती हूँ आपको कि यहाँ से आपको क्या सीखना चाहिए। तो इन्होंने मुझे कुछ दिन पहले एक अपडेट दिया था और उसके बाद मैंने इनको बोला कि आप अगर पॉसिबल हो सके तो मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करिएगा। तो इन्होंने मुझे लिख के दिया है। और बट उसके साथ इन्होंने मुझे एक बात भी बोली थी कि प्लीज़ मत शेयर करना मेरा स्क्रीनशॉट, क्योंकि मेरे और भी जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं वो आपका चैनल देखते हैं, तो इसीलिए मतलब स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए मना किया है। वैसे तो मैं पूरी डिटेल्स वगैरह हाइड ही करती, लेकिन फिर भी चलो मना किया है तो हम नहीं शेयर करेंगे। मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम शेयरिंग माई टिल नाउ जर्नी। सो मैं आपके पास शायद जून में आई थी एंड तब मेरा ब्रेकअप हो चुका था एसपी के साथ एंड 3P आ चुकी थी एंड मेरा एसपी बहुत ज़्यादा फर्म था मेरे साथ नहीं रहना है करके। सो मैंने सेशन बुक किया था, आपने बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। मैं मेन थिंग की 3D इग्नोर वो नहीं हो रहा था। मैं कंटिन्यू उसको कॉल मैसेज करती थी बट कुछ वर्क नहीं करता था। फिर वापस मैंने कॉल बुक किया, तब मैं 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज थी। आपने मुझे तब थोड़ा डांट दिया और एंड बोला सीरियसली करो, 3 मंथ जिसको प्यार करती हो उसको लेके ही। फिर मैंने बहुत डेडिकेट होके करना चालू किया। मैंने जहाँ तक पढ़ा है इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जब ये मेरे पास आई थी और इन्होंने मुझे जो अपनी स्टोरी बताई थी, उसके हिसाब से मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि इनकी लाइफ में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है कि जब भी ये किसी रिलेशनशिप में जाती हैं तो वहाँ जाके मतलब रिलेशनशिप में इनिशियली सब कुछ अच्छा रहता है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप के जैसे, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो इशू था वो डिटेक्ट हुआ। सेकेंड, इनको 3P को इग्नोर करना था अपनी रियलिटी से, प्लस 3D सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर करना था एंड SP को रिक्रिएट करना था। तो ये इनके मेजर एरिया थे जहाँ पे इन्होंने वर्क करना था। तो इन्होंने मुझसे फर्स्ट में 1 कॉल सेशन प्लस 30 डे चैट सपोर्ट लिया था एंड कॉल तो एक ही हुआ था, बट उसके बाद चैट्स में हम लोग कनेक्टेड थे। एंड उसके बाद भी इनको एक दिन ज़रूरत पड़ी बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में, तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे दोबारा से आपसे बात करनी है। एंड जब इन्होंने मुझसे दोबारा बात की थी तो इन्होंने मुझे बताया कि ये 2 लोगों के बीच में उस वक्त कन्फ्यूज़ थी। स्टोरी ये है कि जैसे ये मेरी क्लाइंट है, ठीक है, ये मेरी क्लाइंट है। इनका पहले कोई बॉयफ्रेंड था, ठीक है, B1 बोल देते हैं इसको। तो ये इसके साथ रिलेशनशिप में थी बट कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो इनका ब्रेकअप हो गया। फिर इन्हें मैनिफेस्ट करने की सोची थी। इन्होंने मुझे बताया था कि मैं चाहती थी कि ये वापस मेरी लाइफ में आ जाए, और उस टाइम पे शायद इन्होंने कुछ अफर्मेशंस किए थे या नहीं किए थे, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। बट जब ये इसको मैनिफेस्ट कर रही थी या चाह रही थी कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, उसी प्रोसेस में इनको B2 मिल गया, मतलब इनका जो सेकेंड पार्टनर था। तो फिर इनको ऐसे लगा कि मतलब इनके साथ रिलेशनशिप डेवलप हो गया, फिर ये इसको भूल गई। और फिर B2 के साथ रिलेशनशिप अच्छा चला कुछ टाइम, फिर उसके बाद B2 के साथ भी प्रॉब्लम्स होने लग गई। तो फिर जब B2 के साथ प्रॉब्लम चल रही थी ये मेरे पास आई थी। फिर
मैंने इनको जो जो चीज़ें सजेस्ट करी, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है और 3D वगैरह इग्नोर करना है, बहुत सारी चीज़ें जो भी समझाई इनको इनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे बहुत रेजिस्टेंस आता है अफर्म करने में ये सब, बट अभी एक चीज़ अच्छी हुई है कि मेरी लाइफ में जो मेरा पुराना SP है ये B1 वापस आ गया है। एंड उसने वो सारी चीज़ें बोली जो मैं एक टाइम पे चाहती थी कि वो मुझे बोले। वो मेरे सामने रोया भी है और उसने मुझे अपने प्यार का इजहार भी किया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ये वो। तो फिर ये मुझसे कॉल इसीलिए बुक किया था कि मैं अब कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं पहले वाले को मैनिफेस्ट करूँ या दूसरे वाले को मैनिफेस्ट करूँ। तो फिर मैंने इनको डांटा था कि मैंने कहा ऐसे थोड़ा चेंज होता है कि आप प्यार करते हो किसी से और उसको ऐसे कैसे चेंज कर सकते हो कि कोई दूसरा आ गया तो आप पहले वाले को छोड़ दो, या पहला वाला आ गया तो दूसरे वाले को छोड़ दो। आप स्ट्रिक्टली डिसाइड करो कि आपको कौन चाहिए, ठीक है। तो फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें B2 ही चाहिए। आगे की कहानी पढ़ते हैं जो इन्होंने लिखी है। बोला सीरियसली करो, 3 मंथ जिसको प्यार करती हो उसको लेके ही फिर मैंने बहुत डेडिकेट होके करना चालू किया। तो इन्होंने फिर B2 को लेके बहुत डेडिकेटेडली काम करना स्टार्ट किया। एक टाइम ऐसे आ चुका था मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया, मैंने टॉपिक छोड़ दिया SP को लेके। फिर उसके कॉल आने लगे मुझे एंड मुझे मिलने बुलाता था, तब भी बहुत एक्सट्रीम चेंज नहीं हुआ। बट नवंबर में चीज़ें चेंज हो गई, मुझे एक जॉब लगी जो मैंने SP के कारण डिप्रेशन के कारण छोड़ दी थी। एंड फिर जब मैंने खुद को संभाला तब मैं चाहती थी कि SP के फ्लैट के आसपास जॉब लगे मेरी। वो मुझे मिली। जॉब लगने के बाद एक दिन मेरा उसका बहुत झगड़ा हुआ, उसने मुझे मिलने बुलाया, फिर ऐसे करते करते हम ज़्यादा मिलने लगे। एंड एक दिन उसने मुझे पूछा मुझसे शादी करोगी। मैंने पूछा आप सच में सीरियसली हो क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आपको लेके। एंड आई डू लव यू। ही सेड यस मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ एंड आई विल एंड एवरीथिंग विथ 3P। तब से हमारा फुल ऑन रिलेशनशिप चालू हो गया। मैं उस रात बहुत ज़्यादा ही इमोशनल थी, वो भी। डेली रात हम सोते वक्त फ्यूचर की बात करते थे। इफ़ मैं कुछ ओवर थिंकिंग में जाती थी वो मुझे संभाल लेता है, वो खुद एफर्ट्स ले रहा है अब सारे चीज़ों को लेके। तो जो मैं मिस करती थी वो सब वो खुद बोलता है, करता है। केयर एंड इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो चुका है, छोटी छोटी बातें शेयर करता है एंड उसको अब किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा बोलता है तुम डरो मत, मैं सब संभाल लूँगा, आगे का भी। एंड कुछ इशू होगा अगर उसका भी। अभी तो बस मैं खुद को समझती हूँ। आई एम मैरिड टू हिम स्टिल। मैं भूल जाती हूँ अफर्मेशंस, बट हाँ जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी, मैं ये नहीं बोलूँगी सब रातों रात हुआ। बट ये भी सच है कि टाइम देना पड़ा मुझे खुद को समझने में कि चीज़ें पॉसिबल हैं। और अगर आप शेयर कर रहे हो ये चीज़ तो मैं यही बोलूँगी हमें सिर्फ खुद को समझना है, बाकी दुनिया को नहीं कन्विंस करना। मतलब हमें खुद को ही समझाना है, दुनिया को कन्विंस नहीं करना है। पहले SP को बहुत समझाती थी कि क्यों हमने साथ होना चाहिए, बट फिर मैंने उसको समझाना छोड़ दिया, खुद को समझाना चालू कि मैं डिज़र्व क्यों करती हूँ एंड मैं ही उसके लिए क्यों परफेक्ट हूँ। बाकी तो दी आपको सब पता है, अब तक तो मुझे इतना ही बोलना था, बट जर्नी ने मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया है, ठीक है। तो ये इनकी सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने मुझे बोला था कि आप स्क्रीनशॉट मत शेयर करना, वॉइस में बोल देना, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी ये सब वीडियोस देखते हैं तो मे बी वो स्क्रीनशॉट देख के समझ जाएंगे। तो बात की कहानी ये है कि कुछ दिन पहले आई थिंक 15 जनवरी के आसपास इन्होंने मुझे दोबारा से कनेक्ट किया। इन्होंने मुझसे 2 मंथ का सपोर्ट लिया। तो इनिशियली मुझे यही लगा कि मतलब इन्होंने दोबारा से सेशन लिया है तो शायद मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ होगा। बट जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे फ़ोन पे अपनी पूरी सक्सेस स्टोरी बताई कि दीदी जब मैं आपसे मतलब जब मैं जून में आपसे जो जो चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए आई थी ना वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एंड मैं आपको बताना चाहती थी खुद से कि ये सब कुछ हो चुका है। एंड अभी इन्होंने जो 2 मंथ सपोर्ट लिया है वो अपने पेरेंट्स के लिए लिया है, क्योंकि अभी इनका जो पार्टनर है वो पूरी तरह से इनके लिए कमिटेड है एंड शादी के लिए वो बोल रहा है। बट अभी इनको अपने पेरेंट्स से डर लग रहा है कि वो कैसे कन्विंस होंगे, उनको मैं कैसे बताऊंगी कि मुझे लव मैरिज करनी है, क्योंकि थोड़ा कास्ट वगैरह का इशू है। तो होपफुली ये भी ये मैनिफेस्ट कर लेंगी। बट देखिए ना, ये मैनिफेस्ट करने के लिए आई थी जब मेरे पास उस टाइम पे अपने स्पेसिफिक पर्सन को 3P सिचुएशन थी और सच में बहुत वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस थे। अब एक सर्कमस्टेंस में यहाँ पे नहीं बोलना चाहती क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेट करने लग जाते हैं अपने आप को स्टोरीज के साथ, है ना। तो बस आप ये समझ लीजिए कि बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी, इतनी थी कि ये पैनिक हो के मुझे रात में बोलती थी कि मैम मुझे अभी अर्जेंट कॉल सेशन लेना है, अभी मुझसे बात कर लो, है ना। तो इस सिचुएशन से ये सिचुएशन की
ये अब अपने पार्टनर के साथ हैं, हैप्पी हैं, पार्टनर पूरी तरह से इनके लिए कमिटेड है। ये मैनिफेस्ट करना कुछ बड़ी बात नहीं। अगर आप लोगों की भी ऐसी कोई सर्कमस्टेंस है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। बस आप परसिस्ट करो, आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव करो। क्योंकि उन्होंने मुझसे बीच में कभी सेल्फ कॉन्सेप्ट या फिर आई थिंक एसपी रिक्रिएशन, दोनों में से एक चैलेंज इन्होंने ज्वाइन किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एंड जब इनकी पूरी सक्सेस स्टोरी आ जाएगी तो मैं केस स्टडी लेके आऊँगी, उसमें मैं इनकी परमिशन के साथ साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कुछ मतलब चैट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपको पता चलेगा कि कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट हमें परसिस्ट करना पड़ेगा, हमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, तो सब कुछ हो जाएगा। ये है सक्सेस स्टोरी। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस सक्सेस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, जो कि मैं अब आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं डेलिबरेट मैनिफेस्टेशन में, वो होती है 3D को फाइट करना, 3D के सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने लग जाना, अपना दिमाग लगाना कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। जैसे इन्होंने भी लिखा था कि ये अपने पार्टनर को कन्विंस करने लग जाती थी कि हमें क्यों साथ में होना चाहिए, उनको रीज़न देती थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ क्यों परफेक्ट हैं, जबकि ये करना ही नहीं है। ये चीज़ आपको करनी है अपने साथ। आप अपने पार्टनर को मत समझाओ, अपने आप को समझाओ। अगर आप अपना स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगर ये गलती कर रहे हो कि 3D में आप चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, कॉल मैसेज करना, एक्सप्लेन करना, कन्विंस करना, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस चीज़ को आप चेज़ कर रहे हो, वो आपसे और ज़्यादा भाग रहा है। तो आपको बस शांत रहना है, आपको स्टेबल होना है, अपने माइंडसेट को भी स्टेबल करना है, अपने थॉट प्रोसेस को भी स्टेबल करना है। तो आपकी 3D अपने आप स्टेबल हो जाएगी। तब तक ये क्लाइंट 3D को देख रही थी, तब तक इनके रिएक्शंस नहीं रुक रहे थे। फिर इनको मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट बिकॉज यू आर इनफ एंड यू आर कंप्लीट। अपने स्पेसिफिक पर्सन को इसलिए मत मैनिफेस्ट करो कि आप उसके बिना मर रहे हो। अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने का एकमात्र रीज़न ये होना चाहिए कि आप उससे अनकंडीशनल प्यार करते हो, और हाँ आपको वो चाहिए या आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। अनकंडीशनल प्यार नहीं भी है तो भी चलेगा, बट डिज़ायर होनी चाहिए, वांट होनी चाहिए, नीड नहीं होनी चाहिए कि अगर ये नहीं मिला तो मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि नीड वाली जहाँ पे होती है ना जो स्थिति, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप खुद ही इतने लैक में होते हो, आप अपने आप को कंप्लीट समझ ही नहीं रहे होते हो, आप अपने आप को इनफ ही नहीं समझ रहे होते हो। आपको लगता है कि अगर ये इंसान आएगा मेरी लाइफ में तभी ठीक होगा, तो आप लैक वाले पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहला जो काम होता है किसी भी मैनिफेस्टेशन को करने का, वो होता है 3D को इग्नोर। अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप बार बार ये देख रहे हो कि यार अभी भी मेरे पास पैसे नहीं आए, अभी भी मेरे पास पैसे नहीं आए, या पैसे कैसे आएंगे, अगर आप इस तरह से सोच रहे हो, 3D को देख रहे हो, तो फिर कैसे माइंडसेट चेंज होगा। तो इसलिए 3D को कंप्लीट इग्नोर करो, 3D को कोई मीनिंग दे दो और उसको इग्नोर करो। अगर आप 3D देखना बंद कर दोगे, आपके रिएक्शंस कंट्रोल हो जाएंगे, वो स्टेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। जब तक इनके अंदर कन्फ्यूज़न था, ये कंफ्यूज थी दो पार्टनर्स के बीच में, तो मिक्स्ड अजम्पशन थे एंड अब इनको रिजल्ट्स भी मिक्स्ड मिले थे। कभी कोई पार्टनर आ रहा था, कभी कोई पार्टनर आ रहा था, एंड इनका पार्टनर भी कभी कभी बीच में शो अप करता था, मतलब कॉल मैसेज कर लेता था, फिर उसके बाद इनकी फाइट हो जाती थी, है ना। तो मिक्स्ड रिजल्ट इनको मिल रहे थे। बट जब इन्होंने क्लैरिटी लेकर आए कि नहीं मुझे यही पार्टनर चाहिए और उसके पीछे ये पूरी तरह से लग गई, तो फिर इनको परफेक्ट और परमानेंट रिजल्ट्स मिले। तक की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें इन्होंने अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, थर्ड पार्टी को रिमूव किया है और अपना रिलेशनशिप जैसा पहले था उसको वैसा ही और ज़्यादा सुंदर बनाया है ना। मतलब रिवीजन भी बोल सकते हो आपके। इनका रिलेशनशिप जैसे पहले था उस वैसा ही इन्होंने बाद में कर दिया। बीच में जो भी नेगेटिव वाले पॉइंट्स आए वो सब चले गए इनकी लाइफ से। तो इनका जो टर्निंग पॉइंट था वो कौन सा था, जब इन्होंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया। इन्होंने मेंशन नहीं किया है बट इन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने इनको स्पेसिफिकली वर्क करने के लिए बोला था, और सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करके ना इनको डिटैचमेंट होने लगी कि ठीक है यार कोई बात नहीं, ये जो स्पेसिफिक पर्सन है इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, है ना। तो थोड़ा बहुत डिटैचमेंट इनको होने लग गई और इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने लगा। इन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया, अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, तो इनको डिटैचमेंट होने लगी। और डिटैचमेंट का मतलब, डिटैचमेंट से लोग डर जाते हैं। डिटैचमेंट का मतलब गिविंग अप नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आप अंदर से फुलफिल्ड फील कर रहे हो। डिटैचमेंट इक्वल टू स्टेट ऑफ फुलफिल्ड, मतलब अब आपका पेट भर गया है, अब आपको कुछ खाने का मन नहीं है, अब आपका मन आपने उस चीज़ को इतने बार एक्सपीरियंस कर लिया है, फॉर्म करके, विजुअलाइज करके, तो अब आपका मन नहीं है उस चीज़ को और चाहने का। तो एक नेचुरल डिटैचमेंट आ जाती है, जो कि उसकी कुछ स्टेजेस होती है जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो आप पुरानी वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा अगर आप नए हो मेरे चैनल पे। अगर आप पुराने हो तो आपको पता ही होगा कि अफर्मेशन की जो 4 स्टेजेस मैं बताती हूँ वो कौन सी होती है। एंड अफर्मेशन करते करते एंड में हमें डिटैचमेंट होता ही है।
से हमको लेट गो या गिव अप नहीं करना है, हमको अफर्मेशंस करके डिटैचमेंट वाली स्टेट में पहुंचना है, तब आपका मैनिफेस्टेशन होगा नेचुरली। सेल्फ कॉन्सेप्ट शिफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ गेम चेंजर। इनकी कहानी में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था वो सेल्फ कॉन्सेप्ट ही था। सेल्फ कॉन्सेप्ट शिफ्ट हुआ, उसके बाद इनको डिटैचमेंट हुआ, एंड डिटैचमेंट का मतलब अब अभी अपनी डिज़ायर के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोची है, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई कि कन्विंसिंग एसपी नहीं, कन्विंसिंग योर सेल्फ। एसपी को कन्विंस नहीं करना भाई कि तुम मुझसे बात कर लो, मुझसे शादी कर लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप को कन्विंस करो कि आई एम ऑलरेडी मैरिड और मेरी हर विश पूरी हो चुकी है, मेरी हर डिज़ायर कंप्लीट है। एंड इंस्पायर्ड एक्शन, ठीक है। इंस्पायर्ड एक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं लोग इस बारे में। इंस्पायर्ड एक्शंस एंड लॉजिकल एक्शंस, इन दोनों में कई बार लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन इतना इंस्टेंट होता है कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि मैं ये करूँ या ना करूँ, है ना। इंस्पायर्ड एक्शन ऐसा होता है। बट लॉजिकल एक्शन लॉजिक लगा रहा होता है कि अगर मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, मैं वो कर दूंगा तो वो हो जाएगा, ये करने से शायद मेरी डिज़ायर मेरे को मिल जाएगी। तो लॉजिकल एक्शन नहीं लगाने हमको। अगर आप लॉजिकल एक्शन लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं ये नहीं मानते हो कि यू ऑलरेडी हैव इट। मतलब कहीं ना कहीं आप ये अज्यूम ही नहीं करते हो कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है। अगर आप ये अज्यूम करते कि आपको वो चीज़ मिल चुकी होती तो आप एंड से सोचते कि यार अब तो ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है, अब तो मैं कितना खुश हूँ, मैं तो कितना ग्रेटफुल हूँ कि मेरी डिज़ायर इतनी आसानी से पूरी हो चुकी है। आप इस तरह से सोचते हैं। बट अगर आप लॉजिकल एक्शन लगा रहे हो कि मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ये कर दूंगा तो शायद मेरी विश पूरी हो जाएगी, तो इट इज़ लॉजिकल एक्शन जो कि आपके काम का नहीं है, जो सीधा सीधा ये बताता है कि यू आर नॉट इन द विश फुलफिल्ड स्टेट। तो इंस्पायर्ड एक्शंस आने दो। इंस्पायर्ड एक्शंस ये होते हैं कि जैसे मान लो कि मुझे वेट लॉस करना है, तो मैं अफर्म कर रही हूँ कि मैं अपने वेट के लिए अफर्म कर रही हूँ, या मैं अपने फिगर के लिए अफर्म कर रही हूँ, मैं अपने वेट के लिए अफर्म कर रही हूँ। एंड उस बीच मेरे को अचानक से ऐसे एक इंस्पायर्ड एक्शन आता है कि चल जिम ज्वाइन कर लेते हैं, और मैं जिम पहुँच गई। मतलब मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया कि ये कैसे होगा, कब होगा। मैं बस अपने एंड रिजल्ट में परसिस्ट करी हूँ कि मेरा वेट ऑलरेडी इतना हो चुका है, और मेरे को इंट्यूशन आता है कि चल जिम ज्वाइन कर लेते हैं, एंड वो मैं कर चुकी हूँ। दिस इज़ कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शन। बहुत ही इंस्टेंट होता है, बहुत स्मूथ होता है, ठीक है। तो इंस्पायर्ड एक्शन आपको लेने हैं आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, लेकिन वो इंस्पायर्ड ही होने चाहिए। अब इंस्पायर्ड एक्शन लेने चाहिए ये बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ के सोचने लगो कि मैं क्या इंस्पायर्ड एक्शन लूँ, मैं क्या इंस्पायर्ड एक्शन लूँ, ये नहीं करना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज़ ऑलवेज मोमेंट। आपका हर एक अफर्मेशन काम कर रहा है, चाहे वो एक माइन्यूट मोमेंट क्रिएट कर रहा है, चाहे वो कुछ भी क्रिएट कर रहा है, बट इट इज़ वर्किंग, इट इज़ ऑलवेज वर्किंग इन योर फेवर इफ़ यू आर अफर्मिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही होगा। एंड रिमेंबर कि आपका हर एक थॉट एक अफर्मेशन है, तो सोच के सोचना है आपको, कुछ भी अननेसेसरी नहीं सोचना है, अपने किसी भी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन नहीं करना, अपने किसी भी क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं करना। ऐसा क्वेश्चन जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी विश अभी पूरी नहीं हुई है, उसको नहीं एंटरटेन करो, उसको अपने एंड रिजल्ट पे स्टिक करिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके मैनिफेस्टेशन का। और एक अनाउंसमेंट, मैं मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम का नेक्स्ट बैच स्टार्ट करने वाली हूँ 11 फरवरी से। तो अगर आप लोग इसका पार्ट बनना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ शर्तें हैं इसको ज्वाइन करने की। पहला कि आप अगर सच में स्ट्रगल कर रहे हो अपनी 3D के साथ एंड आपको सही में गाइडेंस चाहिए, तभी आप ये ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से परसिस्ट कर पा रहे हो, 3D इग्नोर कर पा रहे हो एंड वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये ज्वाइन करने की। अगर आपको लगे कि आपको गाइडेंस चाहिए आपके स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन या मैरिज मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आप मेरा मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ये 4 मंथ का प्रोग्राम होता है। इसमें 3 मंथ वीकली कॉल सपोर्ट रहता है एंड लास्ट मंथ में चैट सपोर्ट रहता है, और कभी कभी हम लोग बीच में ग्रुप कॉल्स भी कंडक्ट करते हैं सब लोगों की जो कुछ कॉमन क्वेरीज होती है उनको डिस्कस करने के लिए और कुछ स्पेसिफिक मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए। तो अगर आप पार्ट बनना चाहते हो तो आप दी गई डिटेल्स या फिर जो कमेंट सेक्शन में मैंने एक कमेंट पिन किया है उसमें जो डिटेल्स हैं उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।